नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर परिवार में भी सभी सुरक्षित होंगे। आज जब ये आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुबह के 8 बजे ये वीडियो आपको मिलता है, आप सब जानते होंगे। और अभी यदि मैं बात करूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और रात के 2 बज रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जिससे आपकी कक्षाएं नियमित चलती रहें, कहीं भी किसी प्रकार की बाधा आपको ना देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस आप सबसे एक ही आग्रह है मेरा कि जो होमवर्क यहाँ पे मैं देता हूँ इस सेशन के दौरान, जो भी आपको होमवर्क मिलते हैं उसको 100% कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें, जिससे ये पता चल सके कि आप तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं या नहीं, आप इन चीज़ों को कैच कर पा रहे हैं या नहीं। आज के इस सेशन में सबसे पहले हम करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स के बाद इसमें हम जीएस देखेंगे और जीएस में बायो का सेक्शन एक बार फिर से हम देखेंगे। और अभी कल भी जो आपको बुधवार को भी जो वीडियो मिलेगा उसमें भी हम बायो देखेंगे, क्योंकि प्रयास है कि बायो का जो टॉपिक चल रहा है, एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी समाप्त हो जाए। उसके बाद फिर से हम रसायन विज्ञान पे आएंगे। जी के सेशन के अंतर्गत आप सब जानते हैं हम विश्व के जो देश हैं उनकी राजधानियों का अध्ययन कर रहे थे, उनकी राजधानियों को देख रहे थे और उनकी राजधानियों के साथ साथ उनकी मुद्राओं के बारे में देख रहे थे, उनकी अवस्थिति के बारे में देख रहे थे। तो इतनी चीज़ें हैं। सबसे पहले आज करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। आप में से कुछ लोग कई बार कहते हैं कि सर जैसे पहले करंट अफेयर्स कराया जाता था प्रश्नों के रूप में ना कराइए, उसी तरह से कराइए। तो आज का जो सेशन है उसमें हम प्रयास करेंगे कि प्रश्नों के रूप में हम ना देखें। बीच बीच में इस प्रकार से भी 1 से 2 सेशन रहेगा, जिससे संतुष्टि आप लोगों को भी होती रहे जो इस प्रकार का सेशन देखना चाहते हैं। और फिर आप दोनों में तुलना कर लीजिएगा और ओवरऑल जब आप बात करेंगे तो उसी आधार पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की विषय वस्तु हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं NIOH की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले NIOH क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन वन हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, या इसी को बोलते हैं NIOH। ये अभी हाल ही में नागपुर में, आपको बता दें कि ये नागपुर में, पहली बात तो ये नागपुर में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? नागपुर में स्थापित है। और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि डायरेक्टर के पद का सृजन किया गया है। अभी हाल ही में यहाँ पे डायरेक्टर के पद का सृजन किया गया है और डायरेक्टर के पद के रूप में जो पदभार ग्रहण करेगा उसको लगभग 35 लाख रुपए की सैलरी यहाँ पे ऑफर की जा रही है। तो सिर्फ इतना याद रखो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ ये नागपुर में स्थापित है और अभी हाल ही में यहाँ पे जो है डायरेक्टर के पद का सृजन किया गया। अब इसमें एक शब्द देख रहे होगे आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ। वन हेल्थ का मतलब क्या है? वन हेल्थ का मतलब क्या है? वन हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका एनिमल हेल्थ आता है, एनिमल हेल्थ आता है। एनिमल हेल्थ के बाद इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट हेल्थ आता है और इन्वायरमेंट हेल्थ के साथ साथ इसमें ह्यूमन हेल्थ आता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे वन हेल्थ की, मतलब वहाँ पे बात हो रही है एनिमल हेल्थ की, वहाँ पे बात हो रही है इन्वायरमेंट हेल्थ की, वहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन हेल्थ की, ये आपको याद रखना है। अब ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो आपको बता दें कि जैसे मान लो ये मैन है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, और ये आपके एनिमल बींग्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई, मतलब यदि मान लो पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका भी प्रभाव मानव पर पड़ता है। एनिमल यदि बीमार होते हैं, इनमें कोई वायरस पाया जाता है, इनमें कोई समस्या होती है तो भी इंसान बीमार होता है। जैसे कई सारी बीमारियां जानवरों से हमारे बीच फैली, कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके आप कह सकते हो जो वाहक होते हैं, जिनके जो वाहक होते हैं, या आप कह लीजिए उस बीमारी को फैलाने वाले जो जीवाणु या विषाणु होते हैं वो हवा के माध्यम से हमें पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्वायरमेंट का रोल होता है। या बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्रदूषण की वजह से होती हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट का रोल है।
तो भारत सरकार का प्रयास है वन हेल्थ को लेकर के कि भैया हमें एनिमल हेल्थ पर भी ध्यान देना है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है और ह्यूमन हेल्थ पे भी ध्यान देना है। यदि हम इन तीन चीज़ों को एक साथ लेकर के चल पाए तो निश्चित रूप से हम नेशनल वन हेल्थ मिशन, नेशनल वन हेल्थ मिशन, नेशनल वन हेल्थ मिशन को मजबूत कर पाएंगे। नेशनल वन हेल्थ मिशन को मजबूत करने के लिए ये पहल है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो संगठन है NIOH, इसको बनाया किसने है, तो इसको दो संगठनों ने मिलकर बनाया है, ICAR और ICMR। इन दोनों ने मिलकर के NIOH को बनाया है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ज़्यादा तो आप अपने इस तरह की जो क्लास होती हैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। भैया इतनी बेसिक इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। यदि आप अंग्रेजी से इतना दूर भागोगे तो चीज़ें आपकी बेहतर नहीं होने वाली, क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हो, वहाँ तरह तरह की चुनौतियाँ आपको मिलेंगी और फिर वहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे पाओगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद आगे के बारे में। अगला जो देखते हैं इसी से मिला के हम, जैसे हम बात कर रहे थे हेल्थ की, ठीक है, हेल्थ की बात कर रहे थे, और ये हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हमारे फूड की बात ज़रूर आती है, ठीक है, भोजन की बात ज़रूर आती है। और जब भोजन की बात आती है तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है जिसका नाम है ईट राइट स्टेशंस। और ईट राइट जो स्टेशंस हैं इनकी संख्या अब भारत में 150 तक पहुंच गई है, ठीक है। फरवरी 2024 में इनकी संख्या जो है वो 150 तक पहुंच गई है। और आपको बता दें कि कई बार मैंने बताया है, पहला ईट राइट स्टेशन का जो प्रमाणन प्राप्त हुआ वो मुंबई सेंट्रल को प्राप्त हुआ था। मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसको प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यदि आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जैसे ईट राइट स्टेशन का जो दर्जा देता है वो कौन देता है, तो वो देता है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह दर्जा देता है। और ये जो संगठन है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, आपको पता होना चाहिए। ईट राइट का मतलब क्या है? ईट राइट स्टेशन का मतलब क्या है कि संबंधित स्टेशन पर जो आपको भोजन मिलेगा वो हेल्दी भोजन मिलेगा, ठीक है, वो हेल्दी भोजन मिलेगा, पोषक तत्वों वाला भोजन मिलेगा। और आपको यह भी बता दूं कि भारत में अभी 6 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिनको ये ईट राइट मेट्रो स्टेशन का दर्जा मिला है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि भैया अभी टोटल संख्या 150 पहुँच गई है और पहला ईट राइट स्टेशन जो है ये है मुंबई सेंट्रल। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ की बात कर रहे थे तो हेल्थ से जोड़कर हमने इतनी चीज़ों को देखा है। इसी तरह से हमें चीज़ों को लिंक करना सीखना होगा। और जब हम फूड की बात कर रहे हैं, यदि आपने पिछला सेशन हमारा देखा होगा तो आपको पता होगा फूड स्ट्रीट प्रोग्राम के बारे में, फूड स्ट्रीट प्रोग्राम के बारे में यदि आपने देखा है तो निश्चित रूप से आपको पता होगा। फूड स्ट्रीट प्रोग्राम के बारे में कल हमने जिक्र किया था और हमने आपको बताया था कि फूड स्ट्रीट, प्रथम जो फूड स्ट्रीट है उसका नाम है प्रसादम। प्रथम जो फूड स्ट्रीट है उसका नाम है प्रसादम और ये उज्जैन से संबंधित है। कल का पहला प्रश्न यहीं से जुड़ा हुआ था। और आपको यह भी बता दूं कि फूड स्ट्रीट प्रोग्राम की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इसके अंतर्गत 100 फूड स्ट्रीट बनाने का भारत सरकार का लक्ष्य है, ठीक है। 100 फूड स्ट्रीट बनाए जाएंगे, ये भारत सरकार का लक्ष्य है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य है, भारत सरकार के FSSAI का लक्ष्य है। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से यदि आप पढ़ोगे भैया तब जाके आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। यदि आप चाहते हो कि करंट अफेयर्स में आप आत्मनिर्भर हो सको तो सबसे पहली बात आपको मैप बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ें जो आप किताबों का सहारा लेते हो ना भैया, बुक्स का जो सहारा लेते हो वो छोड़ दो, वन लाइनर पढ़ना छोड़ दो,
जहाँ से वन लाइनर पढ़ाया जाता है वहाँ से पढ़ना छोड़ दो। जहाँ पे चीज़ों को लिंक करके बताया जाता है ना, एक घटनाक्रम से दूसरे घटनाक्रम को, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, निःशुल्क कहीं भी इस गुणवत्ता का कंटेंट आपको देखने को नहीं मिला। कहीं भी A to Z कहीं भी इस गुणवत्ता का कंटेंट निःशुल्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पहला टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ा हुआ। इंडिया सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ा हुआ। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं 2021 में प्रारंभ किया गया था। 2021 में ये प्रारंभ किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? मीटी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यदि किसी को इसका फुल फॉर्म पता है कि किस मंत्रालय का ये पूरा ये नाम है तो ज़रूर बताइएगा कि इससे जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें, जब 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी तो 76,000 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया था। अब ये चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक कंपनी है जिसका नाम है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। क्या नाम है? हिंदी में लिख दे रहा हूँ, पावर चिप सेमीकंडक्टर, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कॉरपोरेशन। और आपको बता दें कि इसने, ये कहाँ की कंपनी है? ये ताइवान की है। पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन जो है, इसने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ समझौता किया है। किसके साथ? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ समझौता किया है। और ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक स्थान पड़ता है भारत में जिसका नाम है धोलेरा। धोलेरा जो सिटी है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं और ये 91,000 करोड़ का निवेश यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन जो कि ताइवान की कंपनी है, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर धोलेरा सिटी गुजरात में 91,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एक कंपनी और है जिसका नाम है टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसको TSAT बोलते हैं। ये कंपनी एक यूनिट लगा रही है, सेमीकंडक्टर यूनिट। कहाँ पे? मोरीगांव असम में। कहाँ लगा रही है? मोरीगांव असम में लगा रही है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे ये कंपनी 27,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर मिशन बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, मुख्य परीक्षा में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट हैं उससे आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिफेंस सेक्टर के बारे में है। तीसरा टॉपिक हमारा जो है ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ा है। आपको पता है एक मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं VSHORADS। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और आपको बता दें ये जो मिसाइल है इसको तैयार किया है DRDO की एक लैब है। DRDO की एक लैब है जिसका नाम है इमारत लैब। इमारत लैब, और DRDO की इमारत लैब ने इसको बनाया है। ये कहाँ पे है इमारत लैब? हैदराबाद में है। तो DRDO की हैदराबाद की इमारत लैब ने इसको तैयार किया है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 250 मीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक है। और यह भी याद रखना है इसकी जो स्पीड है 1.5 मैक की स्पीड है। 1.5 मैक का मतलब हो गया कितना? ध्वनि की गति से 1.5 गुना
ज़्यादा। तो ये इसकी स्पीड है। और आपको बता दें कि DRDO की एक और लैब है जिसका नाम है LSTC, और LSTC लैब इनकी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। और इस लैब ने दुर्गा 2 नामक, ठीक है, दुर्गा 2 नामक हथियार बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। LSTC का मतलब होता है लेजर सेंड एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, ये बनाया है दुर्गा 2। तो दोनों याद रखना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस लैब ने बनाया है, आपसे सीधा प्रश्न होगा कि किसने तैयार किया है दुर्गा 2 को, तो DRDO ने। किसने तैयार किया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को, तो DRDO ने तैयार किया है। सिर्फ इतनी जानकारी भी यदि आपके पास है तो पर्याप्त है। ठीक है, हम डिफेंस की बात कर रहे थे, तो यहीं पे नेवी से जुड़े हुए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आज के करंट अफेयर्स में है। जैसे एक वेसल है जिसका नाम है INSV, इसको बोलते हैं इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, या INSV तारणी इसका नाम है। ठीक है, INSV तारणी इसका नाम है नेवल वेसल का। और अभी हाल ही में इसने एक लंबी यात्रा प्रारंभ की है। ठीक है, कहाँ से ये प्रारंभ हुआ है, INS मांडोवी गोवा से, और ये जाएगी कहाँ पे, ये जाएगी पोर्ट लुइस। और पोर्ट लुइस है कहाँ पे, तो याद रखिएगा पोर्ट लुइस है मॉरिशस में। तो ये जो व्हीकल है, ये जो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है तारणी जिसका नाम है, ये महिलाओं द्वारा संचालित है। 2 महिलाएं हैं हमारी नेवी की, और ये 2 महिलाएं इस बोट को INS मांडोवी गोवा से पोर्ट लुइस तक ले जाएंगी, ये यात्रा करेंगी। और इसकी जो संचालक महिलाएं हैं, एक हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाग, और दूसरी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रुपए। ठीक है, तो इनका नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है कि INSV तारणी को भारतीय नेवी की 2 अधिकारियों ने INS मांडोवी गोवा से पोर्ट लुइस तक ये इसको लेके गई। छोटी सी नौका है, बहुत सारी चुनौतियां होंगी क्योंकि इनको हिंद महासागर में यात्रा करनी है, और हिंद महासागर में बड़ी बड़ी जो नाव होती हैं, बड़ी बड़ी जो जहाज़ें होती हैं, कई बार मौसम ख़राब होता है तो उनके लिए चुनौती उत्पन्न हो जाती है। तो छोटी सी सेलिंग वेसल है, नौका है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ INSV तारणी की हम जब बात करते हैं, एक कारण से ये और पूर्व में चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि वर्ष 2017 में दुनिया की परिक्रमा करने के लिए ये निकली थी। याद रखना है इसको कि वर्ष 2017 में दुनिया की परिक्रमा करने के लिए भी यही नौका निकली थी, ये भी याद रखना है। साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो है नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत ये जो है विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकली थी। तो INSV तारणी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब नेवी की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज संपन्न हुई है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण नामक एक नेवल जो एक्सरसाइज है वो संपन्न हुई है। और ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित की जाती है। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच आयोजित की जाने वाली ये नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे आयोजित की गई? ये विशाखापट्टनम में आयोजित की गई। ठीक है, विशाखापट्टनम में ये आयोजित की गई। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये तीसरी बार था, 3rd टाइम्स ये आयोजित की गई हैं, ये याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना, INS किल्तन जो जहाज़ है हमारा, उसने इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया। क्या हम मलेशिया के साथ कोई और सैन्य अभ्यास करते हैं? जी हाँ, एक सैन्य अभ्यास का नाम है हरिमौज शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास था, इसको आप जानते हैं ये हमारी आर्मी के बीच होता है और मलेशिया की आर्मी के बीच। और उमरोई जो सैन्य स्टेशन है, उमरोई जो मिलिट्री स्टेशन है मेघालय में, शिलोंग में पड़ता है, वहाँ पे ये संपन्न हुआ था। इसके साथ साथ एक और सैन्य अभ्यास हम मलेशिया के साथ करते हैं जिसका नाम है उदार शक्ति। और उदार शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास है ये वायुसेना के बीच
आयोजित होता है। तो ये भी याद रखना, 3 सैन्य अभ्यास मलेशिया के संदर्भ में याद रखने हैं आपको। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिफेंस की, हम बात कर रहे हैं सेनाओं की, तो आइए एनएसजी की भी कुछ बात कर लेते हैं। एनएसजी भी इस समय चर्चा में है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी इस समय चर्चा में है। 1984 में ये स्थापित किया गया था, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये बल आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, उसी के बाद से इसको जो है स्थापित किया गया था। इसके अभी नए डीजी बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी इसके नए डीजी बने हैं, इनका नाम याद रखना है। और ये एसएसबी के भी डीजी हैं। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए कि एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मानेसर में, मानेसर गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस की बात हो रही है, तो डिफेंस की बात हो और नाटो की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। आप जानते हैं नाटो के अभी तक 31 देश हुआ करते थे, और नाटो का 32वां देश बना है कौन? नाटो का 32वां देश बना है स्वीडन। स्वीडन ने नाटो की सदस्यता ज्वाइन कर ली है। और नाटो इतना खास क्यों है? क्योंकि नाटो जो संगठन है इसका एक आर्टिकल है, और इस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या है? ये सियोरिटी देता है कि कोई छोटा सा भी देश होगा ना जो नाटो का मेंबर है, उस पर यदि कोई देश आक्रमण करता है तो यह आक्रमण सिर्फ उस देश पे नहीं माना जाएगा, बल्कि यह आक्रमण इन 32 देशों पे माना जाएगा, और ये 32 देश मिलकर उसका जवाब देंगे। इसीलिए ज़्यादातर देश जिनको आप कह सकते हो जो सुरक्षा की चिंता होती है अन्य पड़ोसी देशों से, वो नाटो के सदस्य बनने को आतुर रहते हैं। और यूरोप के कई सारे देश हैं जिन्होंने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, लेकिन स्वीडन इसका सदस्य बन गया है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। नाटो का हेडक्वार्टर यदि बोलें तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? ये है बेल्जियम में। ठीक है, तो बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और नाटो की समिट भी अभी हाल ही में हुई थी, तो याद रखिए कि कहाँ पे हुई थी? लिथुआनिया में हुई थी। लिथुआनिया एक देश है, वहाँ पे नाटो की समिट हुई थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला और आज का लास्ट पॉइंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुए ये संपन्न हुए गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है। तो असम के गुवाहाटी में संपन्न हुए, जहाँ पे पहले स्थान पे रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे रही। दूसरे स्थान पे रही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये दूसरे स्थान पे रही। और तीसरे स्थान पे जो रही वो रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो ये 3 विश्वविद्यालय आपको याद रखने हैं जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप 3 में थे। इसके साथ साथ यदि पूछ लिया जाए मैस्कॉट क्या था, इसका मैस्कॉट क्या था, तो इसका मैस्कॉट था तितली। तितली इसका मैस्कॉट था, ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये तो था हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये सेशन ना पसंद आया हो, तो आपके लिए मैं क्या करूँगा कि ज़्यादातर जैसे सप्ताह में 5 दिन सेशन होता है, 5 में 3 से 4 दिन मान लीजिए हम प्रश्नों के रूप में देख लेंगे, और बीच में 1 से 2 दिन हम इस तरह से देख लेंगे। तो आपको क्लियरिटी आएगी कि किस तरह से पढ़ने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, किस तरह से आप पढ़ोगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं पोषण की। इसकी बात करने जा रहे हैं, पोषण की बात करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की हम बात करने जा रहे हैं। पोषण या न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले की संपूर्ण चर्चा हमने कर ली है, तो पोषण और न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर की वृद्धि और विकास होता है। शरीर की वृद्धि और विकास जिस क्रिया के द्वारा होता है उसको हम पोषण कहते हैं। और आप जानते हैं शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है, जो टूट फूट होती है, जो मरम्मत होती है, उसका भी कार्य कौन करता है? न्यूट्रिशन करता है। और मानव शरीर में पोषण की जो प्रक्रियाएं हैं वो 5 प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है उनको बोलते हैं इंजेक्शन, INGESTION, और इसी को बोलते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया होती है। दूसरी प्रक्रिया कौन सी होती है? यह है डाइजेशन।
ठीक है, या इसी को आप बोलते हैं पाचन, दूसरी प्रक्रिया होती है। तीसरी प्रक्रिया कौन सी होती है? तीसरी प्रक्रिया होती है एब्जॉर्प्शन। ठीक ठीक है, या इसी को बोलते हैं अवशोषण। चौथी प्रक्रिया जो है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन या इसी को बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डिफिकेशन या मल परित्याग। ये 5 प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। आइए एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, पोषण के अंतर्गत ये मानव शरीर में जब पोषण होता है तो इन्हीं 5 प्रक्रियाओं के दौरान पोषण होता है और इन 5 प्रक्रियाओं को एक एक करके हमें समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं अंतःग्रहण क्या होता है। अंतःग्रहण क्या होता है, ठीक है, या आपने देखा इंजेक्शन, ये होता क्या है इसको हम समझते हैं। आप याद रखिए, जैसे हम भोजन का कोई टुकड़ा है, ठीक है, और उसको मुख में रखते हैं, ये जिह्वा है, मुख में रखते हैं, तो यहीं से जो है भोजन के टुकड़े को मुख में रखने से ही आप कह सकते हैं कि पाचन का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद ये जो टुकड़ा है ये जाता है कहाँ पे? ये जाता है ग्रसनी में। कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है, और यहीं से पाचन, ये आप जानते हैं यहाँ पाचन तो नहीं होता क्योंकि ग्रसनी है, ग्रसनी में पाचन तो नहीं होता, बल्कि ग्रसनी जो होती है वहाँ से 2 नलिकाएं ऐसे जुड़ी होती हैं। ग्रसनी से ऐसे 2 नलिकाएं जुड़ी होती हैं। एक को बोलते हैं हम विंड पाइप, एक नलिका को हम बोलते हैं विंड पाइप, और दूसरे को हम बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भोजन का पाचन जो है, जैसे ही हम भोजन को मुख में रखते हैं वहीं से प्रारंभ हो जाता है, और भोजन मुख में रखने के बाद ये ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि इससे 2 नलिकाएं जुड़ी होती हैं, एक को बोलते हैं विंड पाइप, एक को बोलते हैं फूड पाइप। और ये जो विंड पाइप और फूड पाइप हैं, यदि हम बात करें तो ये विंड पाइप को आप बोलते हैं वायु नली, वायु नली, और इसको आप बोलते हैं ग्रास नली। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली या ओसोफेगस। ठीक है, ये बोला जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है? जैसे विंड पाइप की यदि हम बात करें, क्योंकि जब भोजन है तो भैया ऐसा भी हो सकता है ना कि भोजन विंड पाइप में चला जाए, फूड पाइप में ना जाए, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो विंड पाइप जो हमारी होती है, विंड पाइप में भोजन ना प्रवेश करे, इसके लिए विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, और ये जो ढक्कन नुमा संरचना होती है इसको हम बोलते हैं इपिग्लोटिस। ठीक है, इपिग्लोटिस, इस संरचना को क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। और आप याद रखना है कि इसी इपिग्लोटिस के कारण, जैसे ही भोजन हम मुख में रखते हैं विंड पाइप तुरंत बंद हो जाती है, यहाँ पे इपिग्लोटिस काम करने लगता है, और जैसे ही ये बंद होता है तो भोजन जो है वो ग्रास नली में निकल जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है। और ग्रास नली की जब हम बात करते हैं, क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है? नहीं, ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें सिर्फ भोजन का मूवमेंट होता है। क्या होता है? भोजन का मूवमेंट होता है, भोजन आगे बढ़ता है। मान लो ये ग्रास नली है तो इसमें क्या होगा? भोजन ऐसे आगे बढ़ता है, सिर्फ भोजन का मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट होता है इसमें एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। याद रखिएगा, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति इसको हम बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा कि भोजन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति के माध्यम से ये और आगे बढ़ रहा है। तो भैया जैसे ये ग्रास नली है, मान लो अब इसमें क्रमाकुंचन गति से भोजन आगे आया, तो यहाँ पे आ गया, ये कहाँ पे? ये आ गया स्टोमच में। ठीक है, कहाँ पे आ गया? ये हो गया स्टोमच, या इसी को आप बोलते हैं आमाशय।
तो भोजन कहाँ पे आ गया? भोजन आ गया आमाशय में। भोजन आमाशय में जब आ गया तो इसके बाद क्या आपको देखने को मिलता है कि ये प्रकार की एक संरचना आपको देखने को मिलती है। अभी ये होता क्या है, अभी इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है। ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं छोटी आंत। ये होती है हमारी छोटी आंत। अब ये जो छोटी आंत है, ये जो छोटी आंत है, इसके भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं छोटी आंत के? पहला भाग होता है डिओडिनम, ये पहला भाग होता है। दूसरा भाग होता है जेजुनम। तीसरा भाग होता है इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि छोटी आंत के किस भाग में सबसे ज़्यादा पचा हुआ भोजन होता है, तो आपका जवाब होगा इलियम। इलियम में सबसे ज़्यादा पचा हुआ भोजन होता है। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई। अब इसके बाद तीसरी प्रक्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं अवशोषण। अब हम समझेंगे अवशोषण क्या होता है। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अवशोषण की बात जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब भोजन क्या है, इलियम में है, मतलब पचा हुआ भोजन है। और पचा हुआ जब भोजन है तो यहाँ से जो आवश्यक शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होंगे उनको शरीर की जो कोशिकाएं हैं, शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी? अवशोषित करेंगी। शरीर की कोशिकाएं क्या करेंगी? अवशोषित करेंगी, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवशोषण। इसके बाद अगली प्रक्रिया आती है जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। ये क्या होता है? आप जानते हैं सेल, सेल आपने सुना होगा, कोशिका आपने सुनी होगी। मान लीजिए ये कोई कोशिका है, तो इस कोशिका से आपको इस तरह का संरचना देखने को मिलता है। सेल जो है ये इससे जुड़ी होती हैं रक्त नलिकाएं। क्या जुड़ी होती हैं? रक्त नलिकाएं। सेल जो हैं ये रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं। सेल रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं। सेल रक्त नलिकाओं से जुड़े होते हैं, और ये जो रक्त नलिकाएं हैं ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन ला करके सेल में छोड़ती हैं। ये मान लो सेल है, जैसे मैंने अभी चित्र बनाया, ये हो गई रक्त नलिकाएं। अब रक्त नलिकाओं में क्या है? ऑक्सीजन जा रहा है, और ऑक्सीजन जाके कहाँ छूट रहा है? सेल में ये छोड़ रही हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करता है कि सेल के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है, सेल के अंदर जो मौजूद ग्लूकोज है उसको तोड़ता है। ठीक है, और जब तोड़ता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब रक्त नलिकाएं जो हैं वो सेल से जुड़ी होती हैं, और सेल में रक्त नलिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन सेल में पहुंचती है तो सेल के अंदर जो मौजूद ग्लूकोज है वो टूट जाता है, और जब सेल के अंदर मौजूद ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब स्वांगीकरण की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रवेश से लेकर के एटीपी तक की जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। आगे हम जब बढ़ते हैं तो क्या आता है? डिफिकेशन, या इसी को बोलते हैं मल त्याग। ठीक है, अब यदि हम बात करें ये क्या है? अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डिफिकेशन या मल त्याग। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शरीर से, जैसा कि आपने देखा, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करने की प्रक्रिया हो गई मल त्याग। ये तो बात हो गई आपके पोषण की। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके पोषण की, न्यूट्रिशन होता क्या है। उसी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं पोषण के ही अंतर्गत जब हम आगे देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि
पोषण के आधार पर जो जीवों के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीवों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं स्वापोषी जीव और दूसरे होते हैं विषमपोषी जीव। विषमपोषी और स्वापोषी। स्वापोषी जीव होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और विषमपोषी जो होते हैं इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ये आपको याद रखना है, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों याद रखना है। पहला स्वपोषी की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे प्रकाश संश्लेषी जीव, प्रकाश संश्लेषी जीव और रसायन संश्लेषी जीव आते हैं। और रसायन संश्लेषी जीव आते हैं। तो याद रखना है स्वपोषी जो होते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी जीव और रसायन संश्लेषी जीव आते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव के अंतर्गत जैसे प्लांट आपके हो गए, ठीक है। और रसायन संश्लेषी जीव के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पे आप जीवाणु को ले सकते हैं। ये रसायन संश्लेषी होते हैं, मतलब रासायनिक पदार्थों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे प्रकाश संश्लेषी क्या हो गए? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव। दूसरी बात आती है विषमपोषी की। विषमपोषी जीव। विषमपोषी जीव की जब हम बात करते हैं या हेट्रोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं? ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, इनको हम बोलते हैं विषमपोषी जीव। और इसके अंतर्गत कौन आता है? जैसे मानव इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत और कौन आता है? जंतु इसके अंतर्गत आता है। इसके चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला है प्राणिसम। पहला प्राणिसम। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। और तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण। और चौथा है सहजीविता। सहजीविता। तो ये चारों आपको याद रखने की जरूरत है। अब सहजीविता क्या है? जब जो दो जीव एक साथ रहते हों और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हों, ऐसे सिस्टम को या आप कह सकते हैं ऐसे जोड़े को हम बोलते हैं सहजीवी। ऐसे जीवों को बोलते हैं हम सहजीवी और इस प्रक्रिया को बोलते हैं सहजीविता। जैसे शैवाल और कवक ये सहजीवी के उदाहरण हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं विषमपोषी के प्रकार के बारे में। विषमपोषी का पहला प्रकार है प्राणिसम। प्राणिसम जी। प्राणिसम में यदि हम बात करें तो प्राणिसम उस पोषण को कहते हैं जिसमें भोजन मुख से ग्रहण करने के बाद पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब यदि मुख से भोजन ग्रहण हो रहा है और उसके बाद सारी प्रक्रिया संपन्न हो रही है उसको हम बोलते हैं प्राणिसम। दूसरा आ गया परजीवी। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण की जब हम बात करते हैं तो कुछ जीवधारी हैं जो दूसरों के शरीर पर रहते हैं, उन जीवधारियों को बनाए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। जैसे इसका उदाहरण यदि हम बात करें तो जैसे आप मच्छर ले लीजिए ना, मच्छर परजीवी पोषण का ही उदाहरण है। जानवरों पर सबके घर में जानवर होंगे, पशु होंगे, तो आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं छोटे छोटे जो जानवरों पर निर्भर होते हैं, उनका खून चूस कर ही रहते हैं। तो ऐसे जब सब जीव किसमें आते हैं? परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण की जब हम बात करते हैं तो ऐसे जीवधारी जो सड़े गले पदार्थों या मृत कार्बनिक पदार्थों, सड़े गले पदार्थों या मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर पोषण पूर्ण करते हैं, को खाकर पोषण पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर पोषण पूरा करते हैं उनको कहते हैं मृतोपजीवी। अगला सहजीविता।
सहजीविता क्या है? जो जीव एक साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। जो जीव एक साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उनको सहजीवी कहते हैं और इस प्रक्रिया को सहजीविता कही जाती है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक इसके उदाहरण, ठीक है। अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा, ठीक है, बेसिक जानकारी के रूप में आप इसको रखिएगा। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया याद रखिएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया ये कहाँ रहता है? मनुष्य की आंत में रहता है, लेकिन ये मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता और ये किसका उदाहरण हो जाता है? ये सहजीविता का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पोषण के बाद संतुलित आहार की। संतुलित आहार की, संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार मतलब अच्छा पोषण के लिए जो आवश्यक हो, ऐसा आहार जो अच्छा पोषण प्रदान करता हो या अच्छे पोषण के लिए आवश्यक हो, उसको बोलते हैं संतुलित आहार। अच्छे पोषण का मतलब क्या होता है? अच्छे पोषण का मतलब होता है, पहली चीज संतुलित आहार होना चाहिए, नियमित व्यायाम होना चाहिए और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, ठीक है, स्वच्छ वातावरण। अच्छा पोषण आपको तभी मिलेगा जब आहार आप संतुलित लीजिए, व्यायाम करिए और स्वच्छ वातावरण में रहिए, तभी आपको अच्छा पोषण प्राप्त होगा। ऐसा नहीं सिर्फ संतुलित आहार लेते रहिए, व्यायाम मत करिए और वातावरण स्वच्छ ना हो आपका, तो निश्चित रूप से आप बीमारियों से घिरे रहेंगे। अब जब हम बात करते हैं संतुलित आहार, तो संतुलित आहार में क्या आता है? संतुलित आहार का मतलब कि हम आहार में जो भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है, उसमें फैट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, उसमें विटामिन्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, उसमें रेशेदार भोज्य पदार्थ होने चाहिए और उसमें जल होना चाहिए। यदि इतनी सारी चीज़ें आपके भोजन में हैं तो इसका मतलब आपका भोजन संतुलित है, उसको संतुलित आहार की श्रेणी में रखा जाएगा। अब एक एक करके इनके बारे में देखना है, तो आप कल के सेशन में एक एक करके संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर विटामिन के बारे में, और इस तरह से संतुलित आहार में जल तक की हम चर्चा करेंगे कि भाई ये चीज़ें आवश्यक क्यों हैं और ये संतुलित आहार की कैटेगरी में कैसे आते हैं, उनके बारे में हम कल के सेशन में डिटेल चर्चा करेंगे। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जीके के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? जीके के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जीके में हम पढ़ रहे थे विश्व के महादेशों की मुद्राएं और उनकी राजधानियों के बारे में, जहाँ पे हमने अपनी चर्चा जो है वो प्रारंभ किया था हमने अफ्रीका, और उससे पहले हमने पढ़ा था कुछ द्वीपीय देशों के बारे में। आज हम फिर से अफ्रीका के अन्य देशों के बारे में देखते हैं, एक एक करके हम देखते जाएंगे और आपको चीज़ों को याद करना, प्रयास ये रहना चाहिए आप सभी का कि यहीं पर चीज़ें याद हों। कल का जो सेशन था उसमें यदि आपको याद होगा तो हमने जो चर्चा की थी वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक की चर्चा हमने कर लिया था। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो देश आते हैं इनकी राजधानियों के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। आज हम सेनेगल से चीज़ों को अपने प्रारंभ कर रहे हैं, सेनेगल से अपनी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आती है सेनेगल। सेनेगल ये आपका देश देखने को मिल रहा है सेनेगल। और सेनेगल की जब हम बात करते हैं तो सेनेगल में याद रखना है, सेनेगल, सेनेगल के संदर्भ में याद रखना है कि सेनेगल की जो राजधानी है उसको बोलते हैं डकार, और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, मतलब CFA फ्रैंक यहाँ की भी मुद्रा है, वो भी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हमने आपको बताया था कि अफ्रीका में 2 प्रकार के CFA फ्रैंक देखने को मिले हैं। इसके बाद अगला जो देश देखते हैं वो है गाम्बिया, ठीक है। दूसरा देश जो हम देख रहे हैं इसी रीजन का वह है गाम्बिया, ठीक है। अगला देश जो हम देख रहे हैं वो है गाम्बिया,
और गाम्बिया बहुत छोटा सा देश है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत छोटा सा रीजन है ये गाम्बिया। गाम्बिया गाम्बिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा गाम्बिया की राजधानी है बांजुल, ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दलासी। गाम्बिया के बाद अगला जो देश आता है वो आता है सिएरा लियोन, ठीक है। अगला जो देश आपको देखने को मिल रहा है वो है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन की बात करें तो यहाँ पे आपको ये देश देखने को मिल रहा है सिएरा लियोन, सिएरा लियोन। सिएरा लियोन की जब हम बात करते हैं तो सिएरा लियोन के संदर्भ में याद रखना इसकी राजधानी है फ्रीटाउन, फ्रीटाउन, और इनकी मुद्रा जो है वो है लियोन, ठीक है। देखो मैप बहुत ज़रूरी है, यदि आपको करंट अफेयर्स में आत्मनिर्भर बनना है ना तो मैप जरूरी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजधानी याद कर लो, मुद्रा नहीं, उस रीजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो किस रीजन में पड़ता है, मैप में कहाँ पे वो अवस्थित है, पड़ोसी देश कौन से हैं, ये सब आपको होना चाहिए। यदि ऐसा ही होता तो आप राजधानी रट जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आगे हम जो देखने जा रहे हैं वो है गिनी बिसाऊ। अगला जो देश आपका आता है वो है गिनी बिसाऊ। और गिनी बिसाऊ की जब बात करते हैं तो यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है एक छोटा सा देश, यहीं पे आपको एक देश देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं गिनी बिसाऊ। गाम्बिया के नीचे ये देश देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं गिनी बिसाऊ। और गिनी बिसाऊ की जब हम बात करते हैं तो इनकी राजधानी है बिसाऊ, बिसाऊ इनकी राजधानी है, और इनकी मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ठीक है। अगला देश कौन सा देखने को मिलता है, अगला देश देखने को मिलता है टोगो। अगला देश कौन सा है, अगला देश यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है इस रीजन में वो है टोगो। तो आइए देखते हैं टोगो। टोगो ये आपका देश है टोगो, ठीक है, ये बीच में घाना, टोगो और बेनिन, तो ये देश है टोगो। टोगो के बारे में आपको पता होना चाहिए, टोगो देश के बारे में, कि इसकी राजधानी जो है वो है लोम, लोम यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है वह भी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ठीक है। अगला देश टोगो के बाद अगला देश जो आता है वो है घाना। अगला देश कौन सा है, अगला देश है घाना। घाना ये वाला बड़ा वाला जो देश है ये है आपका घाना। और घाना के बारे में जब हम बात करते हैं तो घाना के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी है अक्रा, अक्रा इनकी राजधानी है, और इनकी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं सेडी, सेडी यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पहले उस मैप को लेके आते हैं तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि यदि हम देखेंगे नहीं, मैप को नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस सेशन का। थोड़ा सा लार्ज कर रहा हूँ मैप को, जिससे देश दिखें और आपको समझ में आए कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। चलिए अब घाना तक की चर्चा हो गई। घाना के बाद हम बात करते हैं आइवरी कोस्ट की, ठीक है। घाना के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, घाना के बाद हम बात कर रहे हैं आइवरी कोस्ट की, ठीक है, आइवरी कोस्ट, ठीक। घाना के बाद हम बात कर रहे हैं आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट की जब हम बात करते हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि इसकी राजधानी है यामोसुक्रो, यामोसुक्रो, यामोसुक्रो यहाँ की राजधानी है, ये रही यामोसुक्रो आप देख रहे हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो वही सेम वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला जो देश है वो है गिनी। अगला जो देश आपको देखने को मिल रहा है वो है गिनी, ये रहा आपका गिनी, ठीक है। अगला देश आपका आता है यहाँ पे गिनी। गिनी देश की यदि हम बात करें तो गिनी देश की जो राजधानी उसका नाम है कोनार्की, कोनार्की यहाँ की राजधानी है, और इनकी मुद्रा जो है वो है गिनियन फ्रैंक, गिनियन फ्रैंक जो है ये इनकी मुद्रा है। अगला जो देश यहाँ पे हम देख रहे हैं वो आपका आता है बेनिन, ठीक है। अगला देश जो देखने को मिलता है बेनिन, और बेनिन देश ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है बेनिन। बेनिन की जब बात करते हैं तो पोर्टो नोवो, बेनिन की जब बात करते हैं तो याद रखना है पोर्टो नोवो बेनिन की,
बेनिन की हम बात कर रहे हैं तो पोर्टो नोवो यहाँ की राजधानी है और यहाँ पे भी मुद्रा चल रही है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, अगला जो देश हम देख रहे हैं इसी रीजन में वो आता है बुर्किना फासो। अगला देश है बुर्किना फासो। ये आपका देश देखने को मिल रहा है, ये बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, बुर्किना फासो की बात करें तो इनकी राजधानी जो है वो है ओगाडोगू। ओगाडोगू इनकी राजधानी है और वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक इनकी मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है लाइबेरिया। लाइबेरिया, और जब लाइबेरिया की बात कर रहे हैं तो लाइबेरिया आप जानते हैं बहुत ही चर्चा में रहने वाला देश है। और लाइबेरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी जो राजधानी है इसको बोलते हैं मोनरोविया, और इनकी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं लाइबेरियन डॉलर। यहाँ पे डॉलर चलता है, लाइबेरियन डॉलर इनकी मुद्रा हो गई। आगे बढ़ते हैं और अगला देश इस रीजन में वो है नाइजीरिया। ठीक है, कौन सा है? नाइजीरिया। बहुत ही चर्चा, बोको हराम आपने सुना होगा, एक समय बड़ा चर्चा में रहता था ये संगठन। नाइजीरिया, ये आपका देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जब बात करते हैं तो इनकी राजधानी है अबूजा। इनकी राजधानी है अबूजा और इनकी मुद्रा है नायरा। नायरा यहाँ की मुद्रा है। तो ये इतने सारे देश हो गए, नाइजीरिया तक की चर्चा आपकी समाप्त हुई। नाइजीरिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुँचते हैं कहाँ पे? हम पहुँचेंगे अब अफ्रीका के मध्य में। अफ्रीका के मध्य में सबसे पहले हम देखेंगे कांगो गणराज्य। किसको देखेंगे? कांगो गणराज्य। जब कांगो गणराज्य की बात करते हैं तो ये आपका आता है कांगो। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये दो देश आपको याद रखना है कांगो नाम से, ये दो देश आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जब हम कांगो की बात कर रहे हैं, हम इस देश की बात कर रहे हैं, कांगो की बात कर रहे हैं, तो कांगो की जो राजधानी है उसको बोलते हैं ब्राज़ाविले। ठीक है, ये बहुत ही गरीब देश हैं, ये मध्य अफ्रीकी जो देश हैं बहुत ही कमज़ोर देश हैं आर्थिक रूप से, और इनकी जो मुद्रा है वो भी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अब यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन आ गया, याद रखिएगा, मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक इनकी मुद्रा है। दूसरा देश आता है कांगो प्रजातांत्रिक। ये जो देश आपको देखने को मिल रहा है इसकी राजधानी है किंशासा। कांगो प्रजातांत्रिक, इसकी राजधानी है किंशासा, और यहाँ पे जो मुद्रा चल रही है उसको बोलते हैं कांगो फ्रैंक। फ्रैंक मुद्रा यहाँ पे चल रही है। इसके बाद आता है गैबोन। ये आपको देश देखने को मिल रहा है गैबोन। ठीक है, अगला देश आता है गैबोन, और गैबोन की जब हम बात करते हैं तो गैबोन की राजधानी है लिब्राविले। ठीक है, लिब्राविले, और यहाँ पे जो मुद्रा है वो है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। गैबोन के बाद आगे हम बढ़ते हैं तो अगला देश मिलता है युगांडा। युगांडा ये देखने को मिल रहा है युगांडा। युगांडा की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है कंपाला, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो बोलते हैं युगांडन सिलिंग मुद्रा यहाँ पे चलती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो पहले इसको रफ करते हैं तब जाके चीज़ें थोड़ी सी और 1 मिनट। देखो मैप भैया बहुत ज़रूरी है। मैप यदि आप नहीं देखोगे तो करंट अफेयर्स की विषय वस्तु, भूगोल की विषय वस्तु ये आपकी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि आजकल भूगोल में भी जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो मैप से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। उसके लिए आपको मैप तैयार करना पड़ेगा। यदि आपका मैप कमज़ोर है तो आपकी चीज़ें कभी भी बेहतर नहीं होंगी, ना करंट अफेयर्स में, ना भूगोल विषय में, और ना ही जीके की बातें यदि मैं कर लूँ तो जो मैप आधारित जीके हैं वो आपके बेहतर नहीं होंगे। तो आपको मैप देखना पड़ेगा। सिर्फ याद करने मात्र से नहीं होगा भैया, सिर्फ इसको याद करने मात्र से नहीं होगा कि आप रट जाओ, एक पेज बना लो राज्य राजधानियाँ, देश राजधानियाँ, ऐसे नहीं होगा। आप उसको देखो कहाँ पे है, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। तो हम बात कर लिए थे युगांडा तक की। युगांडा के बाद एक देश आता है रवांडा। कौन सा देश आता है? रवांडा।
रवांडा देश की यदि हम बात करें, रवांडा देश की बात करें तो रवांडा देश की जो मुद्रा है, राजधानी है, वो है किगाली। ठीक है, रवांडा की जो राजधानी है वो है किगाली। और यहाँ पे यह याद रखिएगा कि इनकी जो मुद्रा है वो है रवांडा फ्रैंक। रवांडा के बाद अगला देश जो आता है वो है बुरुंडी। अगला देश आपको देखने को मिलता है बुरुंडी। और बुरुंडी देश की जब हम बात कर रहे हैं, बुरुंडी देश की बात कर रहे हैं, तो इनकी राजधानी है गिटेगा। ठीक है, और इनकी जो मुद्रा है वो है बुरांडियन फ्रैंक। फ्रैंक कई सारे देशों में जो है ये मुद्रा चलती है। फ्रैंक मुद्रा जो है ये अफ्रीका के कई सारे देशों में चलती है। ये आपको पता होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। जब आप मैप देखोगे तभी जाके आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। तो आप प्रयास करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मैप का अध्ययन करें। और मैप का जब आप अध्ययन करते हैं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये अपने आप आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने बोला था रवांडा, ये रहा आपका रवांडा। ठीक है, ये रवांडा, युगांडा के बाद बहुत छोटा सा देश आपका पड़ता है रवांडा। ठीक है, और उसी के बाद फिर बुरुंडी। अब इसके बाद हम बात करते हैं केन्या की। केन्या, ये आपका देश है केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी, और यहाँ पे जो मुद्रा है उसको बोलते हैं सिलिंग। ठीक है, केन्याई सिलिंग इनकी मुद्रा है। केन्या के बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है तंजानिया। तंजानिया से लेक विक्टोरिया आपको तुरंत याद आना चाहिए, ये आपका है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, तंजानिया की बात करें तो इनकी राजधानी है डोडोमा। और यहाँ पे जो मुद्रा है वो है तंजानियन शिलिंग। तंजानिया शिलिंग, ये यहाँ की मुद्रा है। तंजानिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है जाम्बिया। ये आपका देश है जाम्बिया। जाम्बिया, जाम्बिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी है लुसाका। लुसाका, और यहाँ पे जो मुद्रा है उसको बोलते हैं क्वाचा। काचा या कई बार क्वाचा लिखा होता है। जाम्बिया के बाद अगला बड़ा देश आता है अंगोला। ये आपका देश है अंगोला। अंगोला की बात करें तो इसकी राजधानी है लुआंडा। लुआंडा, और इसकी जो मुद्रा है वो है कांजा या कौंचा। ठीक है, अंगोला के बाद अगला आता है मलावी। ठीक है, मलावी की यदि मैं बात करूं, बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है। मलावी की बात करूं तो इसकी राजधानी है लिलोंगवे। लिलोंगवे, और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी है क्वाचा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि यहाँ की मुद्रा क्या है। अब मध्य अफ्रीकी देशों को हम देख रहे हैं तो वही मैप रहे तो ज़्यादा क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी हो गई। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। देखो मैप भैया बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास एटलस होगा, वहाँ पे जाके आप चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मलावी तक की चर्चा हमारी हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। ठीक है, इसके बाद जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका ये आपका देश है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे राजधानियों के बारे में, जैसे कार्यकारी राजधानी यदि बोल दिया जाए तो पिटोरिया है, ये इनकी कार्यकारी राजधानी है। ठीक है, यदि न्यायिक राजधानी की बात करें तो ब्लोमफोंटेन है, और विधायी राजधानी की बात करें तो केप टाउन है। तो इनकी 3 राजधानियां हैं, तीनों अलग अलग संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो मुद्रा है वो है रैंड। रैंड यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद बात आती है मोजाम्बिक की। किसकी बात आती है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, ये आपका देश है मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक की बात करें तो इनकी राजधानी है मपूतो। मपूतो, और यहाँ पे जो मुद्रा चल रही है उसको बोलते हैं मेडिकल।
ठीक है। मोजाम्बिक के बाद अगला जिम्बाब्वे आपको देखने को मिलता है। बड़ा देश है, पहले क्रिकेट के संदर्भ में बड़ा चर्चा में रहने वाला देश था। ठीक है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करें, पहले यहाँ पे एक बल्लेबाज हुआ करते थे, एंडी फ्लॉर, ग्रांड फ्लॉर। तो उस समय टीम काफ़ी अच्छी थी, चर्चा में रहती थी क्रिकेट के कारण। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ये याद रखना है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अमेरिकन डॉलर, याद रखिएगा। यहाँ पे अमेरिकन डॉलर चलता है, यहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। इसके साथ साथ फिर बात आती है बोत्सवाना की। बोत्सवाना की बात करें तो गैबरोन यहाँ की राजधानी हो गई। और आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो मुद्रा है उसको बोलते हैं पुला नामक मुद्रा यहाँ पे चलती है। बोत्सवाना के बाद बात आता है नामीबिया, ये आपका देश है नामीबिया। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, ये आपको पता हो गया। और यहाँ पे मुद्रा चलती है, उसको बोलते हैं नामीबियन डॉलर। इसके बाद एक छोटा सा देश है जिसको बोलते हैं लोसेथो, ये रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेसोथो और इसकी राजधानी है मासेरू और मुद्रा यहाँ पे है लोती। ठीक है, इसके बाद स्वाजीलैंड की बात आती है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वाजीलैंड की बात करें तो यहाँ पे दो राजधानियाँ हैं। एक राजधानी है मैबाबाने और एक है लोबाम्बा। यहाँ की मुद्रा जो है वो स्वाजीलैंड लीजेनियन यहाँ की मुद्रा है। तो इस आधार पे यदि हम देखें तो अफ्रीका के लगभग हमारे हिसाब से 100% जो देश थे वो कवर हो गए। ठीक है, जो द्वीपीय देश थे वो भी कवर हो गए। अब एक आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ होमवर्क, मेदागास्कर की राजधानी क्या है और मेदागास्कर की मुद्रा क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। मेदागास्कर के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दोगे। कल जो है हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ वहाँ पे कई सारे आपको रीजन देखने को मिलते हैं, जैसे माइक्रोनेशिया, बहुत सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है पोलिनेशिया, ठीक है। फिर एक आता है मलेनेशिया, ठीक है। फिर एक आता है ऑस्ट्रेलेनेशिया। इन सभी रीजन के बारे में हम देखेंगे। ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि 90% से जो ज़्यादा छात्र होंगे वो इन रीजन में आने वाले देशों के बारे में नहीं जानते होंगे, तो कल जो आप देखेंगे वो रोचक जानकारी आप देखेंगे। हाँ, आज एक मैप है मैंने यदि रखा है, यदि ओपन हो जाता तो मैं दिखाता हूँ उन रीजन के बारे में और कल उसी की चर्चा करेंगे। और यदि आप स्वयं से देखो, ये रीजन है जिनकी चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे। और यदि आप स्वयं से इनको पढ़ के आते हैं तो काफ़ी रोचक जानकारी आपको मिलेगी। जैसे माइक्रोनेशिया, कई सारे देश इसमें आते हैं। मेलेनेशिया, कई सारे देश इसमें आते हैं। ऑस्ट्रेलेनेशिया, इसमें भी कई सारे देश आते हैं। और पॉलिनेशिया, तो इन सभी में जो छोटे छोटे देश हैं, सामोआ, कुक आइलैंड, ठीक है, पोलिनियन या तो इन हवाई, इन सभी देश, फिजी, टोगो, वनेतु, इन सभी, सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, इन सब के बारे में हम कल के सेशन में देखेंगे कि कौन कौन से देश इसमें आते हैं। तो कल बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलेगी, कल का सेशन मत भूलिएगा। और हाँ, मेडागास्कर मैंने आपको होमवर्क में दिया है कि मेडागास्कर की राजधानी क्या है, मेडागास्कर की मुद्रा क्या है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सबमिट करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब को ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर करना ना